नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक, एक्स सरपंच व मैनी टाइम्स नेट इन ज्योग्राफी स्वागत करती हूं आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जहां आज हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियां। देखिए, आज से हजारों वर्षों पहले आर्यभट्ट जैसे महान खगोलविद ने 499 ईस्वी में ही बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इनके बाद भी बहुत सारे भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की गतियों के बारे में अपनी राय दी थी। इन सब को तथा साथ ही जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनको आज सर्वमान्य हैं, जो उन सबको आधार मानते हुए हम भी पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। स्टूडेंट्स, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? घूर्णन या परिभ्रमण, दोनों एक ही नाम है। घूर्णन कहो या परिभ्रमण कहो। दूसरी परिक्रमण। दूसरी कौन सी है? परिक्रमण। घूर्णन कौन सी गति है? तो देखो, पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, और उसी को परिभ्रमण भी कहते हैं। दूसरी वाली गति है परिक्रमण। तो इसके बारे में देखिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा जिसमें पृथ्वी की गति होती है क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी जो गति करती है उसको हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। यह है पृथ्वी की परिक्रमण गति और यह है पृथ्वी की परिभ्रमण या फिर घूर्णन। देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। घूर्णन तो अलग है, लेकिन परिभ्रमण और परिक्रमण शब्द थोड़े मिक्स हो जाते हैं परीक्षा में। जब हमसे क्वेश्चन वहां पूछा जाता है कि अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का कहलाता है, तो हम परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम नाम है। तो मैं इन दोनों को अलग करने के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिकली समझाऊंगी, आप ध्यान दीजिए। परिभ्रमण, तो क्या आप इसको यूं नहीं ले सकते कि भ्रमण यानी घूमना। घूर्णन भी घूमने से ले सकते हो आप, कि घूम रही है पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूम रही है। घूर्णन घ से घूमना और घूर्णन दोनों मैच हो रहे हैं। इधर भ्रमण करना भी घूमना से मिलता हुआ नाम है। भ्रमण करना, पृथ्वी अपने ही वहां भ्रमण कर रही है या घूम रही है, तो वो तो हो गई उनकी पृथ्वी की अक्षीय चाल। ठीक है। अब बात करें कक्षीय चाल की, तो वो है परिक्रमण। ठीक है। परिक्रमण, तो परिक्रमा को आप याद रखिए। परिक्रमा, जो मंदिर में हम परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है अपनी कक्षीय चाल पर, अपने कक्ष पर जो गति है पृथ्वी की, सूर्य के चारों तरफ वाली यानी बड़ी वाली 365 दिन वाली, उस गति को बोलते हैं परिक्रमण। तो आप इस परिक्रमण शब्द को एक मंदिर की परिक्रमा शब्द से याद रख सकते हो। मैं सोच रही हूं कि आप लोग अब इससे कंफ्यूज कभी नहीं होगे इस शब्द से। परिक्रमण जो बड़ी वाली गति है, जो कि पृथ्वी अपने कक्ष पर गति करती है परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमती है यानी अपने वहीं घूमती रहती है, भ्रमण करती रहती है। वो हो गए दोनों शब्द घूर्णन और परिभ्रमण। अब आगे आओ, दिन रात का बनना।
दिन रात का बनना कैसे होता है ये भी हम समझें। चूंकि पृथ्वी एक गोला है, जानते हो आप सब पृथ्वी गोलाकार है, अतः आदि पृथ्वी सूर्य के सामने हर समय रहती है। तो आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी अपना खुद की उष्मा या अपना खुद का प्रकाश नहीं रखती, वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। अब अगर आप ध्यान दो कि पृथ्वी गोलाकार है और यहाँ सूर्य है, तो सूर्य की जो किरणें आएगी तो वो आदि पृथ्वी पर ही तो गिरेगी ना। ये जो आदि पृथ्वी है ये यहाँ तो अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा इसका मतलब ये रात है, और ये जो उजाला है जिस तरफ सूर्य है वो क्या है, दिन है। अतः जिस तरफ सूर्य रहेगा पृथ्वी के सूर्य रहेगा जिस तरफ, वो हो जाएगा दिन। आदि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, दिन। और जिस तरफ आदि पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा वो क्या कहलाएगी, रात। तो ये हर 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, तो हर जगह हर 12 घंटे बाद में रात या 12 घंटे बाद में दिन आते जाते हैं। और जब ये अंधेरे वाली पृथ्वी यूं ही घूमकर सूर्य के सामने आएगी तो इस तरफ तो सूर्य की रोशनी से दिन और इस तरफ अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात हम करें पृथ्वी के अक्ष के झुकाव की, तो इधर देखिए आप, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या कक्षीय समतल आज हम इस मैप से समझेंगे। देखिए इधर देखो, ये है विषुवत वृत्त। ये क्या है, विषुवत वृत्त, जो कि तिरछा है। दिख रहा है आपको, आपको पता है, आपने पढ़ा है बहुत बार, या फिर से समझ लीजिए कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये 23 सही 1/2 डिग्री 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कहाँ, देखिए इधर देखो, पृथ्वी का जो ये कक्षीय समतल है, ये क्या है, कक्षीय समतल। इस पर ये एक सीधी रेखा अगर हमने खींची तो ये जो झुकाव है पृथ्वी का यहाँ से लेकर उत्तरी गोलार्ध तक, ये जो झुकाव है यहाँ तक वाला, ये है 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा है ये झुकाव, अक्षीय झुकाव। बात अगर हम करें कक्षीय झुकाव, तो इधर देखिए ये है कक्षीय झुकाव। ये 66.5 डिग्री जो है ये है कक्षीय झुकाव। 66.5 में ये फिर वही कक्षीय समतल, और इधर जो अपनी कक्षा की तरफ पृथ्वी जो कोण बना रही है वो है 66.5 डिग्री का। तो पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना हुआ, 66.5 डिग्री। जबकि अक्षीय झुकाव, ऊपर देखिए आप, ये यहाँ से झुककर जो गोलार्ध उत्तरी यहाँ आया हुआ है, ये झुकाव कितना हुआ, 23.5 डिग्री का। अर्थात आप कह सकते हो कि अक्षीय झुकाव जो पृथ्वी का है वो तो है 23.5 डिग्री, और जो कक्षीय झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये हमने खींची है एक समतल कक्षीय रेखा। जबकि विषुवत वृत्त ये है टेढ़ा वाला, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी पूरी की पूरी झुकी हुई है। अगर गोलार्ध यहाँ से यूं झुका हुआ है तो पृथ्वी पूरी ही यूं है, और दक्षिण जो यहाँ होना चाहिए था वो भी 23.5 डिग्री इधर दक्षिण ध्रुव इस तरफ है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रदीप्ति वृत्त की। ये प्रदीप्ति वृत्त क्या है, देखिए पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह है और ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो फिर कहाँ से उजाला होता है इतना सारा पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी प्रकाश लेती है। जो कि मैंने अभी बताया आपको, आधी पृथ्वी पर एक साथ उजाला रहता है, दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। जिस तरफ से पृथ्वी सूर्य के सामने होती है उस तरफ दिन, और विपरीत साइड में अंधेरा होने की वजह से
रात होती है। तो सूर्य के प्रकाश से ये चमकती है। नेक्स्ट, अतः पृथ्वी पर वह व्रत जो दिन और रात को अलग करता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? मैंने कहा आदि पृथ्वी पर दिन है, आदि पृथ्वी पर रात है, हर समय वो चेंज होता रहता है, हर सेकंड चेंज होता रहता है। ज्यों ज्यों पृथ्वी घूमना अपना चालू रखती है और सूर्य के सामने आगे से आगे आती जाती है तो दिन आगे बढ़ता जाता है, रात आगे बढ़ती जाती है। लेकिन एक जो व्रत बनता है पृथ्वी पर, एक जो व्रत बनता है आधा, ये जैसे कि इस तरफ रात है, इस तरफ रात है और इस तरफ दिन है, तो ये जो व्रत है, ये जो व्रत है ये वाला, इसको बोलते हैं हम प्रदीप्ति व्रत। समझ में आया होगा? दिन और रात को जो अलग करने वाला व्रत है यह है प्रदीप्ति व्रत। नेक्स्ट, पृथ्वी के दिन की बात करते हैं हम। पृथ्वी दिन किसे कहेंगे? तो आप सोचोगे कि पृथ्वी दिन यही जो अपने यहाँ दिन होता है, ये नहीं है स्टूडेंट्स। पृथ्वी दिन होता है 24 घंटे का, जिसको आप पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हो। पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि 24 घंटे वाला जो टाइम टेबल होता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी दिन कहलाता है। तो घूर्णन का जो समय है 24 घंटे का, वो ही क्या है, आप चाहे पृथ्वी दिन कहो उसे या पृथ्वी की दैनिक गति कहो। दैनिक मतलब प्रत्येक दिन पृथ्वी कितना घूमती है, कितना समय लेती है, वो समय उसकी दैनिक गति कहलाती है। अगर क्वेश्चन है एक, देखिए आप, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे, पृथ्वी घूर्णन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो सोचिए आप एक बार के लिए कि पृथ्वी नहीं घूम रही है तो क्या क्या घटनाएं होगी इस पृथ्वी पर। तो आओ, इसके उत्तर में मैंने लिखा है सबसे पहले कि सूर्य की तरफ वाला जो भाग है ना, वो तो हमेशा क्या रहेगा, गर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ये तो इजीली, कि जो सूर्य की तरफ पृथ्वी रुक गई वहां की वहां, तो जो सूर्य की तरफ वाला भाग है वो तो गर्म रह जाएगा, और जो दूसरी तरफ वाला जो अंधेरे वाला भाग है वो क्या है कि हमेशा ठंडा पड़ा रहेगा, क्योंकि वहां रोशनी सूर्य का ताप आ ही नहीं रहा। तो उधर तो आदि पृथ्वी पर तो ठंड है और आदि पृथ्वी पर बहुत तेज उष्मा बढ़ती जा रही है लगातार, इधर ठंड बढ़ती जा रही है, तो जीवन वहां होना असंभव हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मिल गया आपको। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूर्ण करती है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो 24 घंटे की है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। यानी अपने ही स्थान पर जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है पृथ्वी, रात दिन बन रहे हैं जहां, वो है 24 घंटे का चक्कर। ठीक है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण कर रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व जो परिक्रमण कर रही है, वो क्या है, वो कितना टाइम है, वो है 365 सही 1/4 दिन। साधारणतः हम 365 दिन का वर्ष मान लेते हैं, वो ऐसे सुविधा के हिसाब से। बाकी पूरा अगर एग्जैक्ट टाइम अपन बात करें तो 365 सही 1/4। 1/4 का मतलब अगर 24 घंटे का दिन माना गया है, अभी अभी हमने बात की पृथ्वी दिन की, तो उसमें 24 घंटे का दिन माना गया है एक, तो उसमें से आप 1/4 कीजिए 6 घंटे। हर दिन 365, हर साल 365 से 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं बच्चों, जो कि 6 घंटे ऊपर होते होते ये 4 वर्ष बाद में अगर हम देखें तो 24 घंटे बन जाते हैं। 6 × 4 करो आप, 6 × 4 किया तो 24 घंटे बन गए। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। मैंने बताया आपको कि 365 सही 1/4 दिन में अपना पूर्ण करती है चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ।
अपन यूज में लेते हैं सामान्यतः 365, जबकि ये होता नहीं है, इसके ऊपर 6 घंटे और भी होते हैं। उन 6 घंटों को अगर हम जोड़ें तो 4 साल में लगातार ये 6 घंटे प्लस होते होते 4 वर्ष बाद में एक 24 घंटे का एक नया दिन बन जाता है। हर चौथे वर्ष यह दिन फरवरी के 29 दिन में 20 जो ऐड दिन होते हैं, बाकी 3 साल में 28 दिन होते हैं पृथ्वी के, उनमें एक दिन और जोड़कर पृथ्वी ये फरवरी में हम 29 दिन की फरवरी बना देते हैं। और उस हर 4th ईयर को, हर चौथे वर्ष को हम कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष को इंग्लिश में लीप वर्ष कहा जाता है। आगे ये समझ में आ गया आपको, पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन दोनों। अब बात करते हैं हम कुछ ऋतुएं के बारे में। देखिए, वर्ष में 4 तरह की ऋतुएं आप सभी जानते हैं होती है। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, जिससे आप सब परिचित हैं। प्राय ऋतु परिवर्तन जानने के लिए पृथ्वी की पृथ्वी की स्थिति मतलब लोकेशन, वो कहाँ भ्रमण कर रही है इस समय, कहाँ परिक्रमा कर रही है, किस जगह लोकेशन है पृथ्वी की, उसके परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना आवश्यक होता है। किस लिए? ऋतु परिवर्तन जानने के लिए। ऋतु परिवर्तन जानने के लिए पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के बारे में, जो स्थितियां चेंज कर रही है पृथ्वी बार बार, उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है हमारे लिए। तो पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं जानने के लिए मैंने एक रेखा चित्र बनाया है, जिसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। देखिए आप, यह है उत्तरी गोलार्ध। दूसरा इधर हम बात करें तो ये हो जाएगा अपना दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देखिए ध्यान से कि जब सूर्य 21 मार्च से स्टार्ट कीजिए आप, जब सूर्य 21 मार्च को यहां से यहां आप देख लीजिए कि यहां अपनी कल्पना कर लीजिए कि विषुवत रेखा है। ठीक है, यहां सूर्य स्टैंड कर रहा है 21 मार्च को। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है सूर्य। ज्यों ज्यों उत्तरी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ा, यह है अपना उत्तरी गोलार्ध, सूर्य आगे बढ़ रहा है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आदमका यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ इस जगह इस टाइम खतरनाक गर्मी है और बहुत लंबे दिन हो रहे हैं, रातें बड़ी छोटी हो रही है। 21 जून की बात है। फिर से पृथ्वी, ये सूर्य घूमता हुआ, या पृथ्वी मानो आप, क्योंकि पृथ्वी का ही झुकाव होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जिस समय पृथ्वी की ओर, सूर्य की ओर होता है, उस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। वो बात होती है 21 जून की। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा सूर्य, फिर ये आ जाएगा 23 सितंबर को फिर से 0 डिग्री पर। ये अपनी पृथ्वी घूम रही है और इस समय फिर से विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है। कब? 23 सितंबर को। पहले कौन सी तारीख थी? वो तारीख थी 21 मार्च को भी विषुवत रेखा पर था, और अब 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर है, क्योंकि इस दौरान बीच में वो कहाँ घूम आया? वो कर्क रेखा पर घूम आया। अब देखिए नीचे आता है सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। यहाँ है अपनी मकर रेखा, जहां सूर्य आ गया 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर कैसा मौसम है, कैसी जलवायु है उस समय वहां? तो वहां होगा बड़े दिन, रात छोटी। 22 दिसंबर की बात हो रही है, और भयंकर गर्मी वाला मौसम। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा इधर उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ सबसे छोटी रात
22 दिसंबर की अगर हम बात करें कि सूर्य यहाँ है 22 दिसंबर को, तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध को याद करें कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता होगा फिर, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य की किरणें ज्यों ज्यों ये तिरछी गई, तो यहाँ जाते जाते जब मकर रेखा पर सूर्य है तो कर्क रेखा के आसपास, या आप कहिए कि उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक सर्दियां पड़ेगी 22 दिसंबर को। दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होगी और बड़ी ठंडी होगी। फिर धीरे धीरे सूर्य ज्यों ही 21 मार्च को यहाँ वापस आया घूमकर, और फिर रात और दिन दोनों गोलार्धों में बराबर बराबर, 21 मार्च को बराबर बराबर और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर बराबर। इस प्रकार विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है साल में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उस वक्त दोनों गोलार्धों में रात और दिन बराबर होते हैं और मौसम भी लगभग बराबर इक्वल होता है, न सर्दी और न गर्मी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में है सूर्य, अत्यधिक गर्मी है यहाँ। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, मकर रेखा के आसपास कैसा होगा मौसम, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। और दिन क्या होंगे? दिन बड़े और रात छोटी होगी। 21 जून की बात करें तो यहाँ भयंकर सर्दी वाला मौसम होगा। 22 दिसंबर को तो गर्मी वाला ग्रीष्म मौसम है, और 21 जून की बात करें कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में है तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम, रातें लंबी, दिन छोटे और सर्दियां पड़ेगी। फिर धीरे धीरे विषुवत रेखा पर ज्यों ज्यों सूर्य आया, फिर सर्दी इधर कम होती जाएगी और इधर गर्मी कम होती जाएगी। और इस प्रकार यहाँ जब सूर्य होगा तब दोनों गोलार्धों में सेम मौसम होगा, मध्यम स्तर का मौसम होगा, न सर्दी होगी न ज्यादा गर्मी होगी। रात और दिन भी लगभग दोनों गोलार्धों में बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इस रेखा चित्र से आपने पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है और उससे ऋतुएं कैसे चेंज हो रही है, इसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ भी आया होगा। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, उनको भी देख लीजिए आप। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में कैसी ऋतु होती है, कैसा मौसम होता है, आप देखिए। 21 जून की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाता है? सूर्य की तरफ झुक जाता है 21 जून के आते आते। अतः सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। कब? 21 जून को, जिससे इस गोलार्ध में उष्मा अधिक प्राप्त हो रही है। अगर उष्मा अधिक प्राप्त होगी इस गोलार्ध में तो वहां ऑब्वियसली ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ठीक है। आगे, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तब उत्तरी ध्रुव, जो कि हम 66.5 डिग्री को मानते हैं, 66.5 डिग्री के लगभग जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव व्रत की हम बात कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर उत्तरी ध्रुव तक 6 महीने का दिन होगा। क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ है? सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में। जब तक सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तब तक ध्रुव, जो कौन सा? उत्तरी ध्रुव की तरफ 6 महीने का दिन होगा। ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें कि उत्तरी ऐनाथ, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। उत्तर ऐनाथ की बात करें कि ये शब्द कहां से आया और क्या है इसकी डेफिनेशन, समझिए आप। उत्तर ऐनाथ क्या होता है? उत्तर गोलार्ध में ये जो हमने इतनी सारी घटनाएं पढ़ी है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है और उन 6 महीने के दौरान वहां गर्मी का मौसम रहता है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और उष्मा अधिक होती है, इसलिए वहां ग्रीष्म मौसम होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हमें देखा जाए तो एक शब्द में हम कहें तो इन सब घटने वाली इन घटनाओं को क्या कहेंगे? उत्तर
ऐनात, उत्तर ऐनात कहते हैं। सेम यही चीज दक्षिण में होगी, वो कब होगी? वो होगी 22 दिसंबर के लगभग, ठीक है। 22 दिसंबर के लगभग जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाएगा। 22 दिसंबर के आते आते दक्षिणी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, उस समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होगी? सीधी होगी। अब क्या है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है, जिससे ये गोलार्ध उष्मा अधिक प्राप्त कर रहा है। अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु व दिन लंबे हैं यहाँ के और रात छोटी है। और इस जो उपरोक्त जो ये घटनाएं 3-4 पॉइंट पढ़े हैं हमने, इन सब को हमने कहा है दक्षिणी अयनात, ठीक है। दक्षिणी अयनात की घटना कब घट रही है? जब सूर्य मकर रेखा के आसपास विचरण कर रहा है। नेक्स्ट, शीत ऋतु की हम बात करें तो उपरोक्त दोनों जो पढ़ी है हमने घटनाएं, कौन कौन सी? 21 जून वाली और 22 दिसंबर वाली, दोनों गोलार्धों की ऋतुओं को पढ़ा है हमने। तो उस दौरान क्या है कि एक दूसरे गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के ठीक विपरीत दोनों गोलार्धों में शीत ऋतु चलेगी। अब बात करें, एक पॉइंट आता है अपने सामने, विषुव। विषुव किसे कहते हैं? तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य पृथ्वी विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है, जो हमने अच्छे से रेखा चित्र में देख लिया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधा चमक रहा है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि विषुव के दिन कौन से होते हैं, साल में विषुव के 2 दिन कौन से होते हैं, या विषुव किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है, वो ही क्या कहलाता है? विषुव। इन दिनों क्या होता है? रात और दिन दोनों गोलार्धों में बराबर बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि रात दिन का बनना घूर्णन और ऋतुओं का बनना परिक्रमण के कारण होता है। ये आपको समझ आया होगा कि परिक्रमण के कारण तो अभी हमने पढ़ा ऋतु बन रही है। ध्यान दीजिए, इधर परिक्रमण गति है जो पृथ्वी की, उसके कारण तो ऋतुएं बन रही है, जबकि रात दिन बन रहे हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। रात दिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बन रहे हैं। देखिए, घूर्णन के कारण रात दिन का बनना, अर्थात हमने पढ़ लिया कि जब सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग होता है वहां दिन होता है, तथा दूसरी तरफ रात होती है। जो ही पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी, रात दिन की ये घटना भी आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र पर सामान्यतः 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन होता है। जब पृथ्वी परिक्रमण करते हुए, अब बात आ रही है परिक्रमण की, जब पृथ्वी परिक्रमण करते हुए गति करती है तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तथा दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, जिससे ऋतुएं 6 महीने के लिए कभी ग्रीष्म और कभी शरद और बीच में बसंत ऋतु बनती है। ठीक है, अर्थात परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का बनना होता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उधर ग्रीष्म ऋतु, और जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा तो दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतुओं का आना जारी रहेगा। इस प्रकार ऋतुओं का जो बनना है वो परिक्रमण गति के कारण है। देखिए, मैंने इस चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से आपके सामने रखा है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रही हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।